pursuing my BPA degree from LNIP Gwalior. मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये डिस्कस किया है कि एंशियंट ओलंपिक्स के कहाँ से आया, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट ओलंपिक्स एंड मॉडर्न ओलंपिक्स. मॉडर्न ओलंपिक्स के मोटो मैंने बताया, फ्लेम्स, अवार्ड्स, ओथ, सब आइडियाज़ सब मैंने डिस्कस कर लिया. अब इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स क्या क्या है, वैल्यू ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. इन 4 चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो हमारा पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स. अब क्यूबर्टिन ने जब ओलंपिक गेम्स फिर से स्टार्ट करने की सोचा, उन्होंने उस टाइम पे उनका कुछ ऑब्जेक्टिव्स था, मतलब उनका कुछ थॉट्स था जिन ओलंपिक्स के द्वारा जो वो फुलफिल करना चाहते थे. पहला है ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड फिजिकल एजुकेशन. मतलब सारे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है, हर कोई, ताकि फिजिकल एजुकेशन और फिटनेस इन सब चीज़ में उन लोगों का एक कंसंट्रेशन है, मतलब फोकस आए. दूसरे, टू एंथुसाइज कैरेक्टर, पर्सनालिटी, सिटीजनशिप क्वालिटीज एंड हेल्थ अमंग द यूथ. हमारे देश में या फिर मैक्सिमम हम यूथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब जो देश के यूथ होते हैं वही फ्यूचर होते हैं. तो इसीलिए उनका हेल्थ, उनका बिहेवियर, उनका कैरेक्टर सब बिल्ड करने के लिए उन्होंने ये ओलंपिक स्टार्ट करने का सोचा. पॉज करो तो रेडी. थर्ड पॉइंट है टू इनकलकेट गुड हैबिट्स अमंग स्पोर्ट्स पर्सन्स सो दैट दे मे लीड अ हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ. मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो ताकि उनका एक अच्छा एक लाइफ लीड कर सके. कैसे हेल्दी एंड प्रॉस्परस, मतलब हेल्दी एंड रूटीन वाइज एक अच्छा सजाया हुआ लाइफ हो ताकि लीड कर सके. फोर्थ है टू डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड फ्रेटर्निटी अमंग स्पोर्ट्स पर्सन्स. अब हम जब ओलंपिक गेम्स में कोई पार्टिसिपेट करता है तो वो अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अपने नेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कंट्री को, मतलब मेरे अंदर वो पेट्रियोटिज्म आएगा, मतलब अपने नेशन के लिए जो रेस्पेक्ट, उसके लिए जितना ऑनर मैं लाना चाहूँगी या फिर वो आएगा, फिर ये ऑटोमेटिक है. फिफ्थ है टू एनकरेज इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी एंड पीस. मतलब जो इंटरनेशनल झगड़े वगैरह, जो भी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे, वो सब ताकि सही हो जाए एंड पीस रहे, मेंटेन रहे. टू एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रेस एंड रिलीजन. अब हम सबको पता है, हिस्ट्री में हम स्टडी किए हैं या फिर पढ़े हैं सबने, कि पहले रेसिज्म बहुत रेसिज्म, कास्ट, ये सब बहुत माना जाता था. अभी भी बहुत जगह पे माना जाता है, लेकिन अभी फिलहाल कम है. जैसे कुछ दिन पहले से हम देख रहे थे कि ब्लैक लाइव्स आर इम्पॉर्टेंट, ऐसा कुछ दिखा रहा था. तो इसमें क्या, ताकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कम हो जाए, क्योंकि ओलंपिक्स में मतलब सारे कंट्रीज आएंगे, जैसे अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, हर एक कंटिनेंट से जितने भी कंट्रीज हैं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे. तो हर अलग अलग टाइप्स के लोग होंगे वहाँ पे, अलग कलर्स के लोग होंगे, कलर्स में कुछ स्किन कलर्स के लोग होंगे, अलग कास्ट के लोग होंगे. तो ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए उनका ये भी ऑब्जेक्टिव था. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ ओलंपिक मूवमेंट. वैल्यू ऑफ ओलंपिक मूवमेंट में मैं मेनली 4 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी. 4 पॉइंट्स में से मेन हेडिंग्स है. एक है फ्रेंडशिप, दूसरा है सॉलिडेरिटी, थर्ड इज फेयर प्ले एंड द फोर्थ इज फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. हमारा पहला वैल्यू है फ्रेंडशिप. तो फ्रेंडशिप जैसे हम देख सकते हैं कि अलग अलग कंटिनेंट्स, अलग अलग कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो वो लोग साथ में रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, साथ में खाते हैं, खेलते हैं, सब कुछ उन लोगों के साथ में होता है. तो इससे क्या, उन लोगों में एक फ्रेंडशिप बनती है, क्रिएट होता है. और सिर्फ उस पार्टिसिपेंट्स में ही नहीं, बल्कि जितने नेशंस हैं उन लोगों के बीच में भी एक यूनिटी या फिर एक फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाता है. सेकेंड पॉइंट इज सॉलिडरिटी.
जैसे हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है तो इसमें क्या है, एक सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी डेवलप होने लगता है। मतलब क्या, मतलब एक यूनिटी, एक ब्रदरहुड क्रिएट हो जाता है नेशंस के बीच में। तो थर्ड पॉइंट इज़ फेयर प्ले। फेयर प्ले मतलब सही से खेलना, अनफेयर नहीं रहना, मतलब फॉर जस्टिस एकदम, ताकि हर कोई सहमत हो उस डिसीजन से। लेकिन क्यूबर्टिन जैसे इतने सारे मतलब 4 वैल्यूज़ उन्होंने दिया है, उन वैल्यूज़ में से ये कुछ एक ऐसा वैल्यू है जो कि शायद सही मायने में नहीं माना जाता है हर टाइम। फेयर प्ले में क्या बोलते हैं कि जितने ऑफिशियल्स होंगे वो सब हर एक प्लेयर्स के लिए इक्वल रहेंगे, उन लोगों का डिसीजन सेम रहेगा हर एक प्लेयर्स के लिए, मतलब जस्टिफाइड होगा। लेकिन अभी का जो है वो सब जीतना है, मतलब कैसे भी करो, जो कुछ भी करो, बट जीतना है। तो इसमें क्या कभी कभी अनफेयर डिसीजंस भी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये एक ड्रॉबैक छोड़ गया है इस फेयर प्ले के अंडर। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का, फोर्थ पॉइंट है फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, कोई ब्लैक एंड वाइट का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई मोटे पतले का नहीं होगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हाँ तुम इस जगह से हो, बैकवर्ड कंट्री से हो या कहाँ से हो, कुछ वो नहीं होगा। क्योंकि ओलंपिक्स में हर मतलब बहुत सारे कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। अब जैसे साउथ अफ्रीकन्स का थोड़ा स्किन टोन डार्क होता है, हम लोगों का मीडियम स्किन टोन होता है, यूएस का या फिर ऑस्ट्रेलिया का उन लोगों का स्किन टोन ब्राइट होता है, मतलब वाइटिश होता है उन लोगों का। तो ऐसे इसमें क्या है, इसमें जब हम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये ब्लैक टोन्ड है, ये वाइट टोन्ड है, ऐसे करके। तो इसमें क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ में एक्सेप्शंस होती ही है। तो जैसे कि जेसी ओवेंस ने भी उस टाइम पे वो जाए, क्योंकि नेग्रो नेग्रो एथलीट थे, तो इसीलिए उस टाइम पे उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। लेकिन नॉर्मली अभी ये डिस्क्रिमिनेशन उतना नहीं माना जाता। Our next topic is International Olympic Committee, that is IOC. It is a Swiss non-profit, non-governmental organization based in Switzerland. It was created by Coubertin on 23rd June 1894, and the first president was Greek Demetrios Vikelas. Today, it has 100 active members, 33 honorary members, and 1 honor member. आईयूसी का मेन फंक्शन है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एंड यूथ ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करना समर एज वेल एज विंटर्स में आफ्टर एवरी 4 years. तो पहला समर ओलंपिक was organized in Athens in Greece in 1896, and first winter olympics was organized in France 1924. ये चलता रहा आफ्टर एवरी 4 years ऑफ इंटरवल 1992 तक। और 1992 के बाद से जो 4 साल के इंटरवल में समर एंड ओलंपिक विंटर ओलंपिक्स होता था, उस वो 4 साल के इवन ईयर पे विंटर ओलंपिक्स होने लग गया। क्यों? इसमें क्या हुआ, आईओसी ने एक बेटर प्लानिंग का ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, थोड़ा स्पेस दिया, और इससे क्या हुआ, वो लोग थोड़ा फाइनेंशियल गेन भी हुआ इनसे। अब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, दैट इज आईओए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और आईओए गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन एथलीट्स को सिलेक्ट करना ओलंपिक गेम्स या फिर एशियन गेम्स के लिए। 1927 में ये फॉर्म हुआ है और इसका पहला प्रेसिडेंट है सर दोराबजी टाटा। 1927 से ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर रिकॉग्नाइज है, एक नेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक नेशनल बॉडी के जैसा। अगर ये आईओसी का गाइडलाइंस नहीं फॉलो करेगा तो इंडियंस ओलंपिक फ्लैग के अंडर कम्पीट नहीं कर सकता। रिसेंटली 4 दिसंबर 2012 में आईओसी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में एक करप्शन या फिर गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस चल रहा था, मतलब जो कि आईओसी के अगेंस्ट है, गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। इसीलिए और उन्होंने बोल दिया था कि अगर नेक्स्ट ओलंपिक्स तक, मतलब 2016 के ओलंपिक्स तक अगर ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा,
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स, वैल्यू ऑफ ओलंपिक्स, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इन 4 चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में सीखा है। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ उसमें मैं पैरा ओलंपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप लोगों को इस चैप्टर के मैंने 4 पार्ट्स कर दिए, सारे वीडियोस देखना है, तब जाके आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर कर लेना, लाइक कर लेना और सब्सक्राइब करने मत भूलना। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, फीडबैक देना कि आपको क्या अच्छा लगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और बाकी आप मेरे नेक्स्ट वीडियो देखिए।